जय हिंद, जय भारत। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग कर्जमुक्त भारत अभियान चला रहे हैं। अभी पूरे इंडिया के अलग अलग राज्यों से दिल्ली में टीम आई हुई है और आज ईद का दिन भी था। हमने बातचीत भी की, चर्चा भी की और आज कार्यक्रम भी था हमारा दिल्ली में चांदनी चौक लोकसभा में। हम लोगों ने मुलाकात की जनता से। यकीन मानिए, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लोगों की समस्या इतनी ज़्यादा है कि कई बार उनकी समस्या सुनकर हमें रोना आ जाता है। सोचिए, जब कोई 60 वर्ष 65 वर्ष की उम्र का व्यक्ति सामने बैठा और वो रोने लग जाए, तो उस समय क्या दुविधा होगी, किस तरह की स्थिति होगी। और सबसे बड़ी मजबूरी है कि हम चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें इमीडिएट रिलीफ की जरूरत है। और अभी कई साथियों ने बताया भी और कई साथी अपना अनुभव भी शेयर करेंगे। लोग एंड मोमेंट पर आते हैं, उस समय पर स्थिति ऐसी होती है कि समझ में नहीं आता कि अब व्यक्ति के साथ क्या किया जाए। कई लोग आर्थिक सहायता की भी उम्मीद करते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि सर किसी भी तरह से बस एक बार कर्जा माफ करा दीजिए, दोबारा मैं कर्जे की दलदल में नहीं फंसूंगा। और जब देखते हैं उनके ऊपर, एक साथी आए आज, 17 लोन थे उनके पास और कोई ऐसा बैंक नहीं था जिससे उन्होंने लोन नहीं लिया। ज्यादातर पर्सनल लोन थे, क्रेडिट कार्ड के लोन थे, 2 गाड़ियों के लोन भी चल रहे थे और साथ में प्राइवेट फाइनेंसर से भी लोन लिया था। तो लोग बहुत बुरी तरह से दलदल में फंसे हुए हैं। आज कोशिश करते हैं जो साथी काम कर रहे हैं फील्ड पर, उनका फीडबैक लेने की, जनता की एक्चुअल समस्या क्या है और जनता हमसे क्या उम्मीद कर रही है उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ आनंद जी हैं। आनंद जी, कैसा माहौल रहा? और ईस्ट दिल्ली के यहाँ प्रभारी भी है, वहाँ किस तरह का माहौल है? ज़्यादातर लोग जो है, लोगों को ज्ञान नहीं होता, टालते रहते, पर वो लास्ट मोमेंट पे जब मरीज जो है ना, ऑपरेशन के अलावा कोई रास्ता नहीं होता, तब आते हैं। मतलब कि जब उन्हें नोटिस आ जाता है, बैंक जो है उनके मकान पे कब्जा करने लायक हो जाता है, तब वो आते हैं। या मकान सेल आउट करने लगता है, तब आते हैं। तो जिसके कारण से उनको जो ज्ञान की कमी है, वो भी हम नहीं दे पाते लास्ट मोमेंट पे। मेनली क्या इश्यूज आ रहे हैं? ज्यादातर लोगों के इश्यूज हैं क्या एक्चुअल में? हाउसिंग वाले हैं, प्राइवेट वाले हैं, क्रेडिट कार्ड के हैं? ज़्यादातर इशू है प्राइवेट फाइनेंसर से। हम्म। और उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ है कि वो 10% ब्याज पर है। ओहो। और वो तो ये क्या इतना 10% क्या कॉमन हो गया या 10% कोई कोई केस ऐसा आ रहा है? ज़्यादातर 10% है और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। 10% आप मंथली की बात कर रहे हैं ना? हाँ, 10% पर मंथ, जिसका मतलब हो गया 120% पर एनम। तो ये आप अपनी ईस्ट दिल्ली लोकसभा की बात करें या पूरी दिल्ली में इस तरह का माहौल है या जिस पूरे इंडिया जिस में? तरीके के भी फ़ोन हमारे पास आते हैं और दिल्ली के लोगों के भी जो जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, वो यही है। ज़्यादातर प्राइवेट फाइनेंसर्स हैं, वो 10% से कम में नहीं देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो 5%, 6% पे देते हैं। तो हम्म। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतना ज़्यादा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी तो छोड़ो, वो उनके पोते भी नहीं चुका सकते, इतनी आमदनी ही नहीं ऑब्वियस है। सी बात है, दस तो प्रतिशत तो इसलिए यकीनन ज्यादा ही। इसलिए जब तक कि गवर्नमेंट जो है देश के कानूनों को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी, तब तक लोगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और 10% तो यकीनन, मैं जब भी सुनता हूँ तो मुझे भी हैरानी होती है कि अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए लिया और 10,000 रुपये महीना दे रहा है, तो मैं समझता हूँ पूरे जीवन भर वो सिर्फ ब्याज ही भर पाएगा, वो कभी मूल उतार नहीं पाएगा। हमारे साथ उड़ीसा के साथी हैं असर जानी भारती जी। असर जी, कैसा माहौल है यहाँ और उड़ीसा में क्या माहौल लग रहा है? बहुत बहुत आभार गुरुजी। जैसे कि आपने शुरू किया है ये कर्जा मुक्त भारत अभियान। मेरे मानना है कि ये सिर्फ कर्जा मुक्ति नहीं है, ये हर एक भारतीय का आर्थिक स्थिति ठीक करने का एक ही जरिया है। अभी उड़ीसा में लोगों को जो कि लीगल राइट से कर्जे कर्जे के ऊपर उनका क्या अधिकार है, क्या रूल्स रेगुलेशन है, कुछ भी पता है नहीं है। और खास करके मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा आता है, वो तो पूरी तरह से ट्राइबल लोगों का है। वहाँ पे लिटरेसी ज़्यादा नहीं है। और ये जो कानून है कर्जे डेप्थ को लेके, इसमें तो अवेयर नहीं है वो लोग। अवेयर नहीं है, एडवोकेट्स भी अवेयर नहीं है। अच्छा। क्योंकि क्रिमिनल केस अलग डील करना पड़ता है, ये सिविल केस है। इसमें ज़्यादा नॉलेज कोई एडवोकेट भी नहीं रखते हैं, तो लोगों को भी पता नहीं है। तो क्या तो जैसे इस आनंद जी ने कहा 10%, यहाँ वहाँ भी कुछ ब्याज ऐसा चल रहा है क्या उड़ीसा में? 10% से बहुत ज़्यादा चल रहा है और लोग इसको का लीगल ही समझ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि लोग ये मान और रहे हैं कि इतना अलाउड है। इतना अलाउड है, और जो दे नहीं पा रहा है अपनी ही मतलब गलती समझ रहा है। मतलब जो चल रहा है वो सही चल रहा है, अगर वो दे नहीं पा रहा है मतलब वो उसका ही उसको गलती है। लगता है कानून तो ठीक है, हाँ, गलती मेरी है, मैं नहीं भर पा मैं रहा ही हूँ। नहीं दे पा रहा हूँ, वही समझ रहा है वो। तो इस अभियान के ज़रिए हम उनको इतना तो समझा पा रहे हैं कि जो इल्लीगल उनको इंटरेस्ट में दिया जा रहा है, तो अभी कुछ-कुछ अवेयरनेस आ रहा है। लोग लोग अपने अवेयर हो रहे हैं। हाँ, इस अभियान के ज़रिए लोग जान पा रहे हैं। जैसे कि टाइम लेना, लीन पीरियड हो, रिस्ट्रक्चर हो, इन सब के बारे में लोगों को दूर-दूर तक पता नहीं था। अभी इस अभियान के कम से कम ज़रिए उन्हें लोग नॉलेज मिल रही हाँ, है। लोगों को पता चल रहा है।
हमारे साथ मुकेश रोही जी हैं, हरियाणा के प्रदेश प्रभारी भी हैं। मुकेश जी, किस तरह का नमस्कार, माहौल है? जय हिंद, जय भारत सर। आपने मौका दिया। हरियाणा की प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरे देश की प्रॉब्लम है। हरियाणा में समस्या क्या है, गुड़गांव एक मेट्रो सिटी है, उसमें लोगों ने ऐप के द्वारा ज़्यादा लोन लिया हुआ है। और ऐप में क्या होता है कि जब एग्रीमेंट साइन करता है उसमें 2 या 3% दिखाता है, मंथली नहीं दिखाता, वो 2-3% दिखाता है। तो वो कैसे रहता है? लेकिन वो हर 10 दिन का 3% है। महीने का जाए तो वो 9% पड़ जाता है, 5% बोले तो वो 15% पड़ जाता है। प्रॉब्लम ये आ रही है, ऐप से लिया, बाद में बोलता है जी मेरा इंटरेस्ट तो इतना नहीं था, 3% बोला था, जबकि अब ये ले रहे 9% है। ऐप में क्या है, हर 10 दिन का वीकली अपना अनाप शनाप इंटरेस्ट लगाया हुआ है। तो क्या ये अलाउड है 10 दिन नहीं, का? अलाउड तो नहीं है, अलाउड तो 24% से ज्यादा तो ना रिटर्न कोई दे सकता, ना कोई इंटरेस्ट ले सकता। तो ऐसा नहीं, ऐप वाले क्या कर रहे हैं? कानून नहीं मान रहे? कानून नहीं है। दूसरी बात ये है, ऐप वाले जब भी पैसा देते हैं वो देते तो आपसे अकाउंट्स में है, लेकिन लेते आपसे कैश है, ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आउटस्टैंडिंग ही लगा रहता है। वो आउटस्टैंडिंग ही लगा रहता है, और चेक अगर गलती से ले लिया तो चेक फुल अमाउंट का होता है। और एक और, हाउसिंग में, जैसे मैं रियल एस्टेट में भी काम करता हूँ, हाउसिंग में हमेशा चेक लिया जाता है, और चेक में 2 अमाउंट लेते हैं, हाफ हाफ अमाउंट का। मान लो 40 लाख का लोन है, 20-20 लाख के 2 चेक लेंगे, और एक लेंगे 40 लाख का। 3 चेक लेते हैं ये लोग। अब बंदा कहता है जी मैंने तो 10 साल का लोन था या 20 साल का लोन था, 18 साल तो मैंने भर दिया, 2 साल बचा है, और फिर भी उसने 20 लाख या 40 लाख का चेक लगा देना है क्लियरिंग। अब वो कहता है मैं भर तो चुका हूँ सारा का सारा, 2 लाख ही बचा था, लेकिन 40 लाख का लगा दिया, क्योंकि चेक सिक्योरिटी के तौर पे उसके पास सिर्फ यही है, या तो 50-50 अमाउंट के होंगे या फुल अमाउंट का हो, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, कर्जा मुक्ति अभियान में जो चल रहा है सिस्टम, ये आ रहा है कि बहुत से लोगों को जो कम्युनिकेट हम कर रहे हैं वो वकील के पास जाना ही नहीं चाह रहे। अच्छा। हालात ये हैं कि हम बोलते हैं कि लेटर टाइप कराओ, लेटर टाइप कराने के लिए, कभी मैं आपसे इंसिडेंट बात कर रहा था, दिल्ली की पूरी साकेत कोर्ट में घूमने के बाद बोलता है कि मेरे को कोई नहीं मिल रहा, मुझे गुड़गांव में कोई बता दो। बंदा साकेत से उठ के गुड़गांव जा रहा है टाइप करवाने के लिए एक लेटर को भी। तो वो डर है कोर्ट से, वो डर को भगाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, कि जब भी कोई भी लेटर आता है, लेटर जब पूछते हैं कि कम्युनिकेशन पहला कुछ आया होगा बैंक से, पर्सन के पास फाइल ही नहीं है, लेटर ही नहीं है, वो कहता है पता नहीं कहाँ फेंक दिया है भी या नहीं है। जब नोटिस आता है जो कोर्ट, अभी 10% का जैसा बोला गया, क्या 10% हरियाणा में भी ऐसा है? सभी जगह है सर, ये इवन की 10 नहीं है, 30% तक है जो बड़ा व्यापारी लेता है मंथली है? मंथली। 30% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक ने बल्कि अप्लाई किया हुआ है, 4.5 करोड़ के आसपास का था, गुड़गांव से ही है, उसने अप्लाई किया हुआ है कर्जा मुक्ति अभियान में, फार्म भी 30% तक का लोन है, और वो राहुल जी व्यापारी हैं, रहते हैं राहुल सारे। जी, आप किस तरह का माहौल देख रहे हैं? और तो क्या जो ये तो नई चीज सुनने को मिली, 30% तक का ब्याज? सर ब्याज का एक्चुअली ना कुछ एक फिक्स नहीं है कुछ भी, जिसके मन में जितना आता है वो ले लेता है अपनी इच्छा के अनुसार। जहां पर बात बन जाती है वो ब्याज के लिए, जहां पे बंदा सामने वाला डन हो गया इतना लूंगा, अब मजबूरी में मरता आदमी क्या नहीं करता वाली बात हो जाती है कि ले ले, अभी तो दे। अभी की समस्या क्या है, किसी की बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, फैमिली में कोई समस्या आ गई है, इमरजेंसी में क्या करेगा, पैसा ले ही लेगा, और फिर जब देने का समय आता है तो फिर वो पता लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा था। तो दिल्ली में भी इस तरह का कोई गैंग चल रहा है क्या, प्राइवेट फाइनेंसरों का, जो ब्याज पे ब्याज बना के ये सब कर रहे हैं? सर गैंग कह सकते हैं, या दिल्ली के नहीं पूरे देश में हर जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो 10% पे दे देता है। जिसको भी पैसा कमाना है या जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, वो पैसा है उसके पास, तो वो 10% पे, 8% पे, 15% पे, जहां बात बन जाती है। इवन मीटर पे पैसे देते हैं। मीटर कैसे होता है, आपको 1 लाख रुपए अगर किसी ने दिया, और वो क्या करता है पर डे 1000 रुपए के हिसाब से ले लेगा, जितने दिन भी तुम पैसा यूज कर रहे हो। 1000 रुपए क्या ब्याज है उसका? हाँ, पर डे का? अगर 10 दिन आपने यूज किया तो 10,000 रुपए हो गए, 1 महीने यूज किया तो 30,000 रुपए हो गए। और वही जो आप बोलते हैं 30% वो मीटर का हो गया, मीटर पे पैसा देते हैं, डेली वाला देते हैं। पर डे पे 1000 रुपया? 1 लाख रुपया तो 1000 रुपया, 2 लाख रुपए तो 2000 रुपए, 5 लाख रुपए तो 5000 रुपए ये तो पर कभी डे लोग होगा। कर्जा उतार ही नहीं पाते होंगे। उतरना है ही नहीं। अब ऐसे ही लोग फंस जाते हैं। मैं राजस्थान का प्रभारी भी हूँ, तो राजस्थान में तो मैं सुन रहा हूँ कि हमारी जो टीम वहां पे काम कर रही है वो बता रही है पूरे पूरे गांव कर्जे में। अब इस पैसे के एवज में अगर पैसा नहीं उतार पाते हो तो कहते हैं अपने घर के सामान दे दो, बच्चों को भेज दो, लड़कियों को भेज दो। वो ऐसी ऐसी बातें सुनने को आ रही हैं, तो बहुत ज्यादा समस्या है और गंभीर समस्या है। राजीव जी, क्या लग रहा है, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कर्जा मुक्ति की, क्या स्थिति लग रही है? क्या लोग वाकई बहुत ज्यादा परेशान है अभी भी? सर बहुत ज़्यादा, जैसे आज आपका बहुत बहुत आभार कि आज ईद के दिन भी आपने अपना कीमती समय जनता के बीच में दिया और लोगों की समस्याएं सुनी। और आज का जो अनुभव रहा वो भी लगभग वैसे ही डेली बेसिस पे लोग इतना परेशान है। और राहुल जी ने जो बात बोली बिल्कुल सही, सबसे ज़्यादा प्राइवेट फाइनेंसर से लोग परेशान हैं। वो कह रहे हैं सर बैंक का, क्रेडिट कार्ड का, ये तो हम एक बार किसी तरह कर लेंगे, बैंक से जाके बात करते हैं तो वो मान भी जाते हैं,
प्राइवेट वाले नहीं। प्राइवेट फाइनेंसर जो मतलब छुट्टा गाली गलौज कर रहे हैं एकदम, वो उससे ज्यादा परेशान है। कह रहे सर ठीक है, पैसा लिया है, पैसा देना है, लेकिन इसका क्या? आज मान लीजिए जो बदतमीजी कर रहे हैं, जो बहन बेटियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कल को मैं पैसा चुका दूंगा तो क्या ये मान सम्मान वापस कर पाएंगे? ये नहीं कर पाएंगे। लोग उससे फ्रस्ट्रेशन है, जो आत्महत्याओं की घटनाएं बढ़ रही है उससे फ्रस्ट्रेटेड है। और लोगों से भी, आप वीडियो के माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहूंगा कि जो जनता डर रही है वो डर अपने दिमाग से निकाले। जैसे आज भी एक मेरे पास कॉल आया, क्यों रहे हैं लोग, क्या क्या दिक्कत है? सर गाली गलौज कर रहे हैं, उनको बोला है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे आते हैं कि वो थाने में एफआईआर कराने जाते हैं तो पुलिस वाले इनको भी बुला लेते हैं, उनको भी पहली बात तो किसी को बुलाते नहीं, इन्हीं को भगा देते हैं कि पैसा लिया है तो देना पड़ेगा तुम्हें, ये है वो है। तो लोगों को लगता है कि ये मिले हुए हैं, इनके पास पैसा पहुंच जाता है। और कई लोगों के सामने तो अब नाम नहीं लूंगा किसी का, ना किसी पुलिस वाले का, ना किसी वर्दीधारी का थाने का, लेकिन कई लोगों ने तो कॉल पर यहाँ तक बोला कि सर हमारे सामने गड्डी दी गई है, और उसके बाद बोला गया कि नहीं पैसा भरो, उल्टा केस बनाने लगते हैं। ये लोगों के अंदर डर बहुत ज्यादा है। तो सरकार को इसमें चाहिए, क्योंकि हम तो उस पोजीशन पे नहीं है, हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं, उनके अधिकार बता सकते हैं, लेकिन अधिकारों का यूज करने के बाद भी अगर उन्हें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर तो सरकार को, प्रशासन को, शासन को ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे अभी राजीव जी ने कहा कि हम उस पोजीशन पर नहीं है, और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि हम में से कोई भी अगर उस पोजीशन पर गया तो यकीन मानिए सबसे पहले ये जो नेक्सस है इसको समाप्त किया जाएगा। इस तरह से इंसान को मतलब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कोई गलत कदम नहीं उठाना है, लेकिन माहौल ऐसा बनाया जा रहा है, बनाने की कोशिश की जा रही है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हमारे साथ वेस्ट बंगाल से आए हैं संजय पांडे जी। संजय जी, क्या बंगाल में भी इस तरह की परिस्थितियां हैं? जी सर, बंगाल में ऐसा हो रहा, जैसे एक व्यक्ति ने गाड़ी लेकर के रखा था, तो उसका 2 महीने की ईएमआई फेल हो रही थी, तो रिकवरी एजेंट ने रास्ते से उसकी गाड़ी उठा लिया और रास्ते में ड्राइवर से साइन करवा लिया, हमने गाड़ी अपनी मर्जी से उसको जमा किया। जबकि ये तो अलाउड नहीं है, गाड़ी ये ऐसे अलाउ उठाना। नहीं है, और बेचारे के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, ना पुलिस केस में, नहीं कहीं भी कहीं जा नहीं सकता, और रिकवरी एजेंट बोल रहे हैं 4 महीने का पैसा दीजिएगा उसके बाद ले जाइएगा। ऐसा ऐसा केस हो रहा है, उसका सारा ये आगे बैंक का, वाले लोग हाँ बैंक वाले लोग हैं। और एक राजस्थान से फ़ोन आया था, वो बेचारा किसी साहूकार से लोन लिया है, हर 15 दिन उसे 5,000 रुपया देना पड़ता है। अगर रात को 12 बजे के अंदर नहीं दे देता, दूसरे दिन उसे डबल फाइन के साथ पेमेंट करना पड़ता है। ये राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में हो रहा, और उसके पुलिस वाले के पास कंप्लेन करें तो पुलिस वाले भी उसकी नहीं सुनते, क्योंकि वो दबंग है। दिल्ली में कैसा माहौल देख रहे हैं? बंगाल जैसी स्थिति है या उससे खराब है या उससे बेहतर है दिल्ली में? दिल्ली में तो और ज़्यादा अवस्था ख़राब है। और ज्यादा खराब है। हाँ, यहाँ पर भी और बहुत से लोग आ रहे हैं कर्जे में, जो फंसे हुए हैं, बहुत दूर दूर से फ़ोन करके आ रहे हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह हरमन जी हैं, पंजाब के हमारे प्रधान भी हैं, कर्जा मुक्ति अभियान के प्रदेश अध्यक्ष। हरमन जी, किस तरह का माहौल है, क्या परिस्थिति आप देख रहे हैं वहाँ पर, जरा बताइए। धन्यवाद सर। पहले तो जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोग बात जो कर रहे हैं, हम लोग जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि ज़्यादा समस्याएं हैं, समस्याएं पे बात कर रहे हैं। जो पूरी टीम एक उपराला कर रही है, जो हम अभियान चला रहे हैं, वो तो एक ये कर रहे हैं हम लोग के लोगों की जानकारी इकट्ठी करके वित्त मंत्रालय को भेज रहे हैं या उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। वैसे हम लोग अवेयर कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर रहे, अवेयर कर रहे हैं। पर इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है, हमें उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। क्या है आपके हिसाब से? मेरे 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 हिसाब से अगर हम पुलिस से निपटना है या प्रशासन से या बैंकों से, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है, इसका जो एकमात्र इलाज है वो राजनीति है, वो तो मैंने बताया, वो पॉलिटिकल इशू है। और जब तक या तो ये जो मौजूदा सरकार है ये कर दे, नहीं तो फिर यहाँ जो बैठे हैं लीडर, आप इनकी जिम्मेवारी लगाओ, यही हल है। क्योंकि ये एक्चुअल में बहुत बड़ा ये स्कैम है, इसमें सब लोग मिले हुए हैं। मैं एक बार सभी ऑडियंस जो सुन रही है मुझे, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जो हरमन जी ने बात कही, मैं भी इस बात को वैसे तो सपोर्ट करता हूं कि ये एक पॉलिटिकल इशू है और इसका समाधान राजनीति से निकलेगा। लेकिन हरमन जी की बात पर आप लोग जरूर राय दें कि जो हरमन जी ने कहा कि अगर वर्तमान सरकारें नहीं करती हैं तो आप आम जनता में से साधारण लोगों को जाना चाहिए, तो क्या हरमन जी यही कहना चाह रहे हैं आप? तो जनता राय दे इस पर कि हरमन जी की राय में, बात में क्या वो इत्तेफाक रखती है। मैं भी ये मानता हूं कि इसका इलाज राजनीति की होगा जब भी होगा, क्योंकि इसका समाधान हम तो सिर्फ अवेयर कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, बट वो भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हम लोगों की जान बचा पा रहे हैं। 20,000 से ज्यादा लोगों को सुसाइड करने से हमने बचाया है। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन यकीन मानिए प्रशासन से अगर लड़ना है तो राजनीतिक सोल्यूशन ही है। मैं भी ये मानता हूँ। आप लोग अपनी राय जरूर दें। कुछ और कहना चाह रहे हैं? इसमें ना सबसे बड़ी जो दिक्कत है ये है, जो राजनीति है वो सिर्फ 5 साल की होती है। डेमोक्रेसी जो ब्यूरोक्रेसी है वो लाइफ टाइम है। तो ब्यूरोक्रेसी पे प्रेशर बनाने के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक मेरी इंटरनल फीलिंग है ना, ये ब्यूरोक्रेसी
प्रशासन जो भी है, ये सारा इन बैंकों के साथ ये बहुत बड़े लेवल पे अंदर से मिले हुए हैं। इसीलिए पुलिस भी कोई आम बंदे की कोई सुनवाई नहीं, कहीं भी सुनवाई नहीं। ये हमारे साथ वेस्ट बंगाल से एक और साथी हैं, राजा मंडल जी। राजा मंडल जी, आप अपनी राय दीजिए, किस तरह का माहौल मैं है? सबसे पहले आपको सर धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने आपने हमें मौका दिया बात करने के लिए। तो जिस तरह आज वेस्ट बंगाल में माहौल है, व्यापारी लोग का बहुत ही ख़राब अवस्था चल रही है बड़ा बाज़ार कोलकाता एरिया में। मैं उसी एरिया में रहता हूँ, बड़ा बाज़ार कोलकाता एरिया में। व्यापारी भी वो बता रहे हैं कि वो लॉकडाउन और जीएसटी नोटबंदी से उनका पूरा व्यापार ख़त्म हो गया है। तो उन्होंने बहुत सारा लोन लेके रखा हुआ था, जिस प्रकार वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, जिस तरह उनका व्यापार पूरा डूबने के कारण। तो जिस तरह वो अपना व्यापार डूबने के कारण, लोन नहीं चुकाने के कारण वो बहुत ही परेशान में है और आत्महत्या भी कर रहे हैं। तो मैं उन सभी व्यापारी से कहना चाहता हूँ, आप ऐसे कोई भी गलत कदम मत उठाइए जिससे आपको, फैमिली को और आपको भी नुकसान हो। तो वो लोग जो व्यापारी हैं, वो किस तरह के व्यापारी हैं? छोटे व्यापारी हैं, बड़े नहीं, छोटे भी व्यापारी है, बड़े भी व्यापारी है। व्यापारी? परेशान हाँ, हैं। छोटे भी परेशान है, बड़े भी परेशान है। और जिस तरह मैं दिल्ली में घूर रहा हूँ, तो कलकत्ते से ज़्यादा तो दिल्ली में भी लोग परेशान हैं। जिस तरह मैं घूर रहा हूँ, दिल्ली के लोगों से बात कर रहा हूँ, कर्जा मुक्ति अभियान चला रहा हूँ, तो फिर भी कोलकाता के हल्का माहौल ठीक भी है, लेकिन दिल्ली के ज्यादा खराब दिल्ली। उससे दिल्ली में तो और सबसे ज़्यादा खराब है। हमारे साथ इस्लाम मोहम्मद भारती जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष कर्जा मुक्ति अभियान, प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश कर्जा मुक्ति अभियान। इस्लाम जी, यूपी में किस तरह का माहौल है? बहुत बहुत शुक्रिया सर, और यहाँ उपस्थित सभी साथियों को और समस्त देशवासियों को मैं ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, सब जगह ये बहुत बड़ी महामारी देश में फैल चुकी है, जो कि जिसका नाम है कर्ज, और जिसकी मुक्ति के लिए आपके आशीर्वाद से, आपके लीडरशिप में हम सब ये अभियान चला रहे हैं। पूरे देश में कई जगह मैं भी गया हूँ, उत्तर प्रदेश तो मैंने भ्रमण कर गया हुआ है। जो मेन समस्या आ रही है सर, सबसे बड़ी, कि ये जो एनबीएफसी बैंक है, इनके जो रिकवरी एजेंट है, लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आत्महत्या सबसे बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि अगर आदमी का पैसा तो रिकवरेबल है, लेकिन सर अगर जान चली गई ना उसकी, तो वो रिकवर नहीं हो सकती है। उनको रिकवरी एजेंट इतना इस हद तक परेशान करते हैं, उनके घर में सुबह चले जाएंगे, रात तक बैठे रहेंगे। कई से वीडियोज आए आपके फेसबुक पर भी सर, हम लोगों ने देखा, जनता ने भी देखा होगा। तो हमारे पास भी कई सी रोज वीडियोज आते हैं कि सर सुबह रिकवरी एजेंट आ गए, शाम तक बैठे हुए हैं, जा ही नहीं रहे कि पैसे दीजिए। और ईएमआई उनकी 40,000 रुपए महीने का, 40,000 रुपए का पूरा लोन लिया होता है, ईएमआई 1,000 1,500 रुपए की ईएमआई होती है। छत्तीसगढ़ से सर एक वीडियो आया, तो और वो सुबह से शाम तक रिकवरी वाले बैठे हुए 2,000 रुपए दीजिए, अब वो 1,000 रुपए करके दे भी रही है। फिर वो कर्जा मुक्ति भारत अभियान से जुड़े और उनको सहायता प्रदान की गई, वहां पुलिस भी गई, पुलिस ने उन रिकवरी एजेंट को डांटा और प्रॉपर कहा कि अगर आप आरबीआई की गाइडलाइन का पालन नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी, आपके ऊपर केस बना दिया जाएगा। अब रिकवरी एजेंट लाइन पे हैं। तो पूरे देश की जनता से ये बताना चाहेंगे कि कर्जा मुक्त भारत अभियान से जुड़िए, जुड़ने के बाद आपके लाभ क्या होंगे, आपको पूरी तरीके से सारी जानकारी दी जाएगी। असल में सर जनता अवेयर नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जनता को पता ही नहीं कि उसके अधिकार क्या हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस क्या हैं, बैंकों की गाइडलाइंस क्या हैं। इसी चक्कर में सब अनाप शनाप लोन बढ़े। जैसे अभी इन्होंने बताया कि बंगाल में किसी की गाड़ी खींच ली गई, यूपी में कई बहुत ऐसी काम हो रहे हैं डेली हमारे पास, इनलीगल है सर, रोड से गाड़ियां खींच रहे हैं, उनको बताया जा रहा है कि इस पे साइन करो, 4 गुंडे जाते हैं, साइन करवा के गाड़ी लेके चले जाते हैं। एक आदमी अगर अपनी जीवन यापन कर रहा है सर गाड़ी से, 15,000 रुपए महीने कमा रहा है, 10,000 रुपए महीने की ईएमआई दे रहा है, उसकी गाड़ी आपने जब्त कर ली और जमा कर लिया कि भाई यहाँ आ जाओ, अब वो बेचारा वहां देने जाए और अपना घर चलाए, कैसे क्या करे? वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। देखिए, अपने अधिकारों को समझिए। सर के पेज पर आप लोग परमानेंट लाइव आया करिए, जब सर लाइव आते हैं तो सुना करिए, देखा करिए क्या बोल रहे हैं, उसको अपने दिमाग में फीड करिए। हम लोगों को संपर्क करिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। धीरे धीरे सबके पास हमारी सूचनाएं जा रही हैं, जानकारियां जा रही हैं। और पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हमारा, जैसे कि मैंने बोला, रिकवरी एजेंट बहुत परेशान करते हैं। तो एक संगठन ही बनाया जा रहा है, टीम बनाई जा रही है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं। लोकसभा के द्वारा सर ने बोला है, हर लोकसभा में एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, ताकि लोगों को परेशानी ना हो, ताकि अगर कोई परेशान हो तो 2-4-10 लोग वहां उपस्थित हो जाए, रिकवरी एजेंट अगर परेशान कर रहे हैं तो हो जाए। तो यही है। विजय जी महाराष्ट्र से हैं, औरंगाबाद से। विजय जी, आप अपना अनुभव बताइए, दिल्ली का भी और महाराष्ट्र में क्या है? औरंगाबाद में आपने कार्यक्रम भी किया था, मैं आया था वहाँ। सर जी, आपने जो कर्जा मुक्ति अभियान शुरू किया है महाराष्ट्र के हिसाब से, तो हम लोगों ने किसानों की आत्महत्या हुए देखी हुई है। इसी तरह अब व्यापारी लोग भी आत्महत्या करने पे मजबूर हो गए थे, क्योंकि
पिछले 2 साल जो कोरोना के कारण धंधा पानी बैठ गया, उसकी वजह से वो कर्जे के हफ्ते चुका नहीं पा रहे थे, कर्जा चुका नहीं पा रहे थे और रिकवरी का काफ़ी उसके ऊपर दबाव है। वो दबाव की वजह से उसकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जा रही है और रिकवरी एजेंट के वजह से जो वसूली चालू है, वसूली के लिए उनसे अनाप शनाप पैसे, एक कर्जा मिटाने के लिए फिर प्राइवेट कर्जा लेके वो कर्जे के दलदल में फंसता जा रहा है। आपने जो आपके वीडियो देखने के बाद बहुत सारे बंदों ने फ़ोन करके बोला कि हमारे कोई तभी बात सुन रहा है, हमें हौसला दे रहा है। आपके इस प्रयास से बाकी सब जन आप बहुत सराहना करें और मैं भी सबसे विनंती करता हूँ जो भी कर्जे से परेशान है, कोई बुरा सोचने के पहले सर के वीडियो पूरे देखिए, उसमें से आपको ज़रूर रास्ता मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक और चीज़ मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि देखिए, यकीन मानिए समस्या बहुत गंभीर है, इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। और जैसे अभी आपने कई राज्यों के बारे में सुन लिया, उड़ीसा के बारे में पता चल गया, महाराष्ट्र के बारे में, वेस्ट बंगाल, पंजाब के बारे में, हरियाणा के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, यहीं पर आज ही कई राज्यों के लोग आए हुए हैं। और हमारी एक ही कोशिश है कि हम साथ मिलकर के अगर इस लड़ाई को लड़ेंगे तभी हम शायद सफल हो पाएंगे इस लड़ाई में। अकेले अकेले लड़ाई नहीं जीती जा सकती। जैसा अभी इस्लाम जी ने भी कहा, पेज को भी फॉलो करिए और जितनी वीडियो डाली गई हैं आपके लिए ही है वो वीडियोस को सुनिए, उनको नोट्स बनाइए उनके। अगर कोई आपकी गाड़ी छीन लेता है तो उसमें आपके क्या अधिकार होते हैं, अगर आपने घर के लिए लोन लिया और आपकी ईएमआई बाउंस हो जाती है तो क्या करना है, कैसे आप अपने अकाउंट को एनपीए होने से बचा सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में जानकारी वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और लगातार आपको अवेयर भी कर रहा हूं। और मेरी पूरी टीम की भी यही कोशिश है कि आपको अवेयर किया जाए, बताया जाए और आपके साथ जो समस्याएं चल रही हैं उनके समाधान किए जाए। हमारे साथ महाराष्ट्र के एक और साथी हैं, मैं चाहूंगा वो भी अपनी राय रखें। और सौरभ जी, जितने भी हमारे कर्जा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं इंडिया में और खासकर से महाराष्ट्र में, उन पर भी काम करें। सौरभ जी अपनी राय रखेंगे महाराष्ट्र के बारे में भी और पूरी इंडिया के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बोलने के लिए मौका दिया। जैसे कि आपने कहा कि पूरे देश में जो कर्ज मुक्त केंद्र खुल चुके हैं वो पूरी तरह से मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो जिस तरह से लोग आगे आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी समस्या के लिए केंद्र खुले, लेकिन कई सारे लोग हैं इसमें अभी तक लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच पूरे देश में कर्ज मुक्त केंद्र खुल चुके हैं। और कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसी यूनियन टेरिटरी नहीं है जहां पर अपना कर्ज मुक्त केंद्र खुल चुका है। चाहे आप केरला में ले लो, यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर यहाँ आसाम तक, अरुणाचल प्रदेश तक, हर एक जगह पर, सिक्किम में भी हमारे कर्ज मुक्त केंद्र खुल चुके हैं। तो हर एक राज्य में, हर एक केंद्र शासित प्रदेश में लोग खुद आगे आकर अपने लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी काम करना चाह रहे और बहुत अच्छा काम करे पूरे देश में। तो कर्ज मुक्त केंद्र जिन जिन लोगों ने खोले, मैं उन सभी का तहे दिल से सच में आभारी हूँ कि जैसे हमने अपना परिवार, घर कुछ छोड़ के देश के लिए कुछ समर्पित करने का ठाना है, तो आप भी हमारे लिए इसके साथ उतने ही अपना समर्थन दे रहे। तो बहुत ही अच्छा काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फॉर्म भरिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि और ये मिशन खड़ा हो सके और हम एक्चुअल में लड़ाई जीत सके लड़के। बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी हैं, दिल्ली के प्रभारी भी हैं और लोकसभा प्रभारी भी हैं, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है। जी जी जी। तो आप अपनी राय दीजिए और दिल्ली के माहौल के बारे में। आपकी टीम दिल्ली में पूरे लोकसभा के काम कर रहे हैं, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, क्या परिस्थितियां लग रही हैं? धन्यवाद गुरुजी। सबसे पहले तो जितने भी देश भर से हमारे इस अभियान के कर्ज मुक्त भारत अभियान से जो लीडर्स आए हुए हैं और अपने अपने राज्यों के साथ साथ जो दिल्ली में योगदान दे रहे हैं उन सभी के लिए जो कर्जे के दलदल में फंसे हुए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं उनके जज्बे को, उनके उस हार्ड परिश्रम को कि वो दिन रात एक तरफ करते हुए तपती धूप के अंदर लोगों के बीच में जाकर इस अभियान के बारे में, जैसे कई चरणों में हमारा ये अभियान चल रहा है। पहला अवेयरनेस प्रोग्राम है, इसके साथ साथ निःशुल्क हम लोग उनका ऑनलाइन फॉर्म भरवा रहे हैं, इसके साथ साथ हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं 20 तरीके कर्जे की दलदल से बाहर निकलने के। इसके साथ साथ जो व्यक्ति जिसने फॉर्म भर दिया है, ट्रेनिंग देकर दे ली है, उनकी जो समस्या आ रही है उनको किसी ना किसी रूप में हर इस अभियान से जुड़ा हुआ व्यक्ति उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। चाहे कॉल सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात तक आती है, वो कॉल को अटेंड करता है, पूरा प्रयास करता है कि आई हुई हर एक कॉल का वो प्रति उत्तर देते हुए उसका समाधान करे। लेकिन कॉल्स इतनी ज्यादा है, उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसे लोग रह जाते हैं। उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो समस्या है ये बहुत ही ज्यादा गंभीर है। सरकारों को समझना चाहिए, सरकार में बैठे हुए ऐसे सभी उन लोगों को समझना चाहिए जिनके ऊपर आज देश की जनता का भार है।
उनको समस्या से निकालने का उनके ऊपर भार है। लेकिन दुख होता है कि ऐसे लोगों को, जिनको लोगों ने सत्ता में बिठाया, अपना वोट देकर उनको अपनी उन समस्याओं के समाधान के लिए बिठाया, वो आज उनकी सूध बूध नहीं ले रहे हैं। क्या वो सूध जब लेंगे जब उनका परिवार का एक सदस्य इस दुनिया में नहीं रहेगा? आप जो सरकार में बैठे हैं, क्या आप यही चाहते हैं? नहीं, आप यही चाहते हैं क्या कि एक एक परिवार का व्यक्ति वो किस तरीके से अपने परिवार को यहां तक खींच के लाया? उसने कर्जा लिया कि जैसे पैसे पहले कर्जा लेता है उस तरीके से लिए हुए कर्जों को चुका देगा। लेकिन ये जो विभिन्न परिस्थितियां आज देश में उभरी है, जीएसटी है, नोटबंदी है, महामारी है, इसने तो लोगों को आज इस कदर बद से बदतर स्थिति में कर दिया है कि उसको परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो किसी का पैसा मारने के लिए उसने कर्ज नहीं लिया था, उसने लिया था अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए, जिसका लिया उसको दे देंगे। लेकिन आज ऐसी परिस्थितियों में है कि ना तो उसको, अच्छा इसमें कई समस्या आती है बैंकों की भी। बैंक ऐसे व्यक्ति को कर्जा दे देते हैं जो कि कर्जे के लायक नहीं है और उसके ज्यादा दे देते हैं, और ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं कि पहले तो कर्जा दे दो फिर उनका शोषण करते रहो। और शोषण भी ऐसा कि जो कर्जा लेता है उसको कर्जे की जानकारी नहीं है, उसका इंश्योरेंस कर रखा है। अब ये बताइए, आपने एक कर्ज लिया, होम लोन ले लिया, इंश्योरेंस क्या करते हैं? मेडिकल इंश्योरेंस करते हैं। भैया मेडिकल इंश्योरेंस थोड़ा कराना आपने, कंप्लीट इंश्योरेंस वो हो कि अगर उसके साथ में कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसका परिवार बच सके। तो ऐसे कई तरह के जो है फ्रॉड और ऐसे जालसाज ये सब मिलकर कर रहे हैं, लोगों के साथ में अत्याचार कर रहे हैं, लोगों का खून चूस रहे हैं। वो खून चूस रहे हैं जो पहले अंग्रेज चूसा करते थे। और यही नहीं है, ऐसे ऐसे लोगों को गाड़ियां दे देते हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं पे करने की। एक ड्राइवर की जिसकी मासिक सैलरी 12,000 है, उसको 40 लाख रुपए का आप उसको इंश्योरेंस मतलब गाड़ी प्रोवाइड कर देते हैं। और गाड़ी प्रोवाइड करने के बाद में अगर वो एक किस्त, दो किस्त, तीन किस्त में बाउंस हो जाता है, आप उसकी गाड़ी कहीं से भी उठा लेते हैं, प्रेशराइज करके उठा लेते हैं, उसको जो है अपने यहां जमा कर लेते हैं। और उससे क्या होता है कि जो गाड़ी से वो अपनी जीवनचर्या चला रहा है वो भी नहीं कर पाता और देनदारी बनी रहती है। भाई आपके यहां अगर 2 महीने भी गाड़ी खड़ी रही, उसकी किस्त 37-40 हजार जो है, 2 महीने की 80 हजार हो गई, कहां से पे करेगा? और उसके लिए अगर वो जाता भी है, उन जो भी फाइनेंस जो भी है उनके पास जाता है तो वहां शोषण करते हैं, उसकी गाड़ी नहीं छोड़ते हैं, एक के बाद एक चक्कर लगाते हैं, उसका समय बर्बाद करते हैं। हार्ट तक कर ऐसा आदमी क्या करे? सभी को जय हिंद जय भारत और धन्यवाद गुरुजी, आपने टाइम दिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि हम कॉल अटेंड करते हैं तो उनमें बहुत सारे लोग कर्जे से परेशान तो सभी हैं, लेकिन कई लोग पे करना चाहते हैं, उन्होंने वाहन लिया है या घर का लोन लिया है, वो कुछ महीने रेगुलर किस्त जा रही थी, फिर घर में कोई स्थिति ऐसी आई कि वो नहीं पे कर पाए, तो ज़्यादातर जो केस आए लास्ट मोमेंट पे आए। वो या तो उनकी गाड़ी उठा ली गई है, या उनके घर को नीलाम किया जा रहा है, या उनका कोर्ट में केस चल रहा है, या बैंक पे कई नोटिस दे चुके हैं। हाँ, उसने लास्ट मोमेंट पे कुछ करे तो हम कोशिश करते हैं फिर भी उनकी हेल्प करने की। हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी पत्र व्यवहार करे वो बैंक से रिटर्न में करे। कोर्ट में अगर आया है तो कोर्ट में भी उपस्थित हों, और अगर वकील का नोटिस आया तो वकील से भी मिलें, और अपनी जो भी समस्या है वो सारा रिटर्न में दें और समय से पहले बता दें, और रिसीविंग ले लें उनकी, ताकि जिस प्रकार से बैंक अपना रिकॉर्ड बना रहा है तो आम जो कस्टमर है उसका भी अपना एक रिकॉर्ड हो, और जब लोक अदालत में जाया जाए या बैंक के सामने जब उपस्थिति हो तो वो अपना रिकॉर्ड दिखा सके कि हमने इतने कॉल किया आपको, इतना ये हमने पत्र व्यवहार किया था। उसमें ऐसा विनय शर्मा भारती जी हैं हिमाचल प्रदेश से। विनय जी, हिमाचल में क्या स्थिति है व्यापार की? क्या वहाँ भी लोग परेशान हैं और दिल्ली में आप कैसा माहौल? बहुत बहुत आभार सर जी। सर हिमाचल में भी लोग बहुत परेशान हैं वाकई में, और लॉकडाउन का असर हिमाचल के व्यापारियों पे, छोटे व्यापारियों पे बहुत ज़्यादा पड़ा है। बट हमारे कर्ज मुक्त भारत अभियान से लोगों को जो सबसे बड़ी राहत मिली है वो है जागरूकता। मेरे पास एक ऐसा कॉल्स आया, वो बैंक मैनेजर है ICICI बैंक में, और उसने HDFC से लोन ले रखा है, और उसने कहीं ट्रेडिंग स्टॉक्स में की है और बहुत ज़्यादा लोन में है वो, और वो परेशान है। वो कह रहा था सर अब इसमें क्या कर सकता हूँ, उसकी 17,000 रुपये सैलरी और 50,000 रुपये EMI जाती है, तो नहीं एडजस्ट कर पा रहा है। तो उसको मैंने यही बताया कि ये चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि कम से कम आप अपनी EMI कम करवा सकते हैं, और तो आपके पास कोई चारा नहीं, आप नहीं बोल सकते कि कोई सरकार की मार है या कुछ है।
तो इसके अलावा सर एक केस था, जो लड़का हमने बैंक में भेजा, मैंने वो बैंक में एप्लीकेशन दे के आता है, पहले तो मैनेजर उसको रिसीव नहीं करता है अपनी स्थिति के बारे में, मैंने बात की, उसने रिसीव कर लिया। उसके बाद वही बैंक वाले तीसरे दिन उसके घर में पहुंच जाते हैं। फिर मैंने उसको कहा कि वीडियो बनाओ और 100 नंबर पे कॉल करो। उस लड़के ने 100 नंबर पे कॉल की तो पुलिस भी सहयोग नहीं कर रही। पुलिस ने उल्टा उसको फ़ोन किया कि थाने में आ जाओ। अब जब वो थाने में गया लड़का तो कहता जी वो तो मेरे को डरा रहे हैं, क्या करें? तो मैंने कहा मेरी बात करवा दो। तो फिर उन्होंने बात की और उन्होंने उसकी एप्लीकेशन भी ली। फिर उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप ले लो, और वहाँ से सुलझा के दे दिया। और एफआईआर की कोई कॉपी नहीं दी पुलिस ने, कुछ भी नहीं किया। तो लोग जागरूक हो रहे हैं सर। इसी तरह छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, उसमें एक लेडी थी, उसने क्या किया है, वहाँ पे लोन अलग तरीके से दिया जाता है। जैसे एक मार्केट में कोई जो पैसे वाला है वो छोटे छोटे दुकानदारों को पैसा दे देगा और डेली बेसिस पे लेगा। वही जो राहुल जी ने कहा मीटर वाला। हाँ जी, हाँ जी, वैसा ही मीटर वाला डेली बेसिस पे ले रहे हैं। तो वो हुआ क्या, वो पहले तो लगातार दे रही थी, एक उसको वो कोरोना की मार पड़ गई, दूसरा उसकी लड़की बीमार हो गई, तो बीमारी पे पैसा लग गया। अब उसके डेली वो लोग परेशान कर रहे थे उसको। तो अभी जब दिल्ली में भी आप काम कर रहे हैं, हिमाचल में भी, तो क्या अंतर है, दिल्ली और हिमाचल सेम है या यहाँ स्थिति ज्यादा खराब है? नहीं, दिल्ली में सर ज़्यादा खराब है, क्योंकि हिमाचल में जो है, हिमाचल में छोटे व्यापारी और किसान किस तरह से हैं सर, कृषि ग्रामीण बैंक है एक हिमाचल में, उन्होंने किसान को, होता तो होना ये चाहिए कि जो कृषि क्रेडिट केसीसी बनाई जाती है उसमें मॉर्गेज तो ज़मीन होती नहीं है, बट उन्होंने किसान की जितनी ज़मीन है पूरी ज़मीन उन्होंने रख ली है। उसने चाहे 1 लाख का लिया चाहे 10 लाख का लिया है, पहले तो उनको सोचना चाहिए तो कृषि के लिए 10 लाख क्यों चाहिए। और वो वहाँ पे एक ऐसा केस आया, उसमें सर उसके दादा ने के नाम पे ज़मीन थी, दादा की केसीसी बनाई, अब दादा की डेथ हो जाती है, उनका 8 लाख की केसीसी थी, उन्होंने 4 की थी सॉरी। तो उन्होंने क्या किया कि वो 4 की केसीसी, उनको पता था दादा नहीं रहे हैं तो अब इनको देनी पड़ेगी, उन्होंने क्या किया उनकी 8 की बना दी कि पिछली 4 वाली कट के नील कर देते हैं और आपकी आगे बन गई। अब बंदे कैसे देगा सर, जिसकी, तो इस तरह से फंसाया जा रहा है सर। तो साथियों, अभी आपने देखा, अभी सबकी राय भी सुनी। यकीनन समस्या बहुत गंभीर है, और जैसा अभी हिमाचल के बारे में बताया गया, राहुल जी ने बताया, दिल्ली में भी और कई जगह मीटर वाला चल रहा है, कई जगह साथियों ने बताया, जैसे सतीश जी ने भी कहा कि तुरंत, मतलब कल नोटिस आने वाला है और आज बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा दिक्कत वाला काम है। कोशिश करिए कि जब आपको पता है कि आपकी किस्त बाउंस हो गई है, तुरंत हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए। और अभी आपने देख लिया क्रांतिकारियों को, मैं चाहूंगा हमारे कैमरामैन एक बार सभी क्रांतिकारियों का चेहरा और दिखा देंगे, आप देख लीजिए। क्रांतिकारी इस देश की मिट्टी ने पैदा करने बंद नहीं किए हैं, उनके नाम बदल गए, उनके चेहरे बदल गए, लेकिन वो क्रांतिकारी हैं। इन क्रांतिकारियों को पहचान लीजिए। आने वाले समय में हो सकता है, जैसा हरमन जी ने कहा, अगर हरमन जी की बात सच हो जाती है तो इनमें से बहुत सारे लोगों को आप शायद विधानसभाओं में या लोकसभा में या सदन में या राजनीति में देखेंगे। और इन सब ने वादा किया है, ये सब निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं जनता का 1-1 रुपया कर्जा माफ कराने का। और इन सब ने कहा है जब तक जनता कर्जा माफ नहीं हो जाता तब तक ये इस मिशन में काम करते रहेंगे। एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ कराया जाएगा, और मैं भी आपसे वादा कर रहा हूं, एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ कराने तक ये अभियान चलता रहेगा। कोई गलत कदम मत उठाइए, हमारी टीम से संपर्क करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सबके नंबर मिल जाएंगे, अलग अलग राज्यों के नंबर मिल जाएंगे, उनसे बात करिए। मुझसे बात करनी हो तो मैंने पर्सनल नंबर दिया था, फिर दे रहा हूं, 9891299628। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करिए। मिलने का समय मिल जाएगा, दिल्ली में मिल जाएगा, मैं आपके राज्य में आऊंगा, वहां भी मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, और मैंने जैसे कहा कोई गलत कदम नहीं उठाना है, मैं आपकी हर संभव मदद करने का वचन देता हूं, मेरी पूरी टीम वचन देती है।